जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड। आई एम सूर्य प्रताप सिंह एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल। सो हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसका पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने सारा बेसिक्स कवर किया था। ठीक है, और आज से स्टार्ट करेंगे हम जो मेन पोर्शन है इसका, जहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक टर्म जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म क्या होते हैं? युग्म कुछ नहीं होता है, युग्म सिर्फ यही होता है अगर हमें दो चर वाले दो समीकरण दे रखे हैं, यानी कि समीकरण का एक जोड़ दे रखा है पूरा, और उसका हमसे पूछा जा रहा है कि इसका हल बताइए। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो युग्म होता है। ओके, हमने अब तक क्या देखा था कि जो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, उनके हल कितने आते थे? उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आते थे दो चर वाले, यानी कि अपरिमित रूप से उनके अनेक हल आते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंडीशंस आ जाती हैं कुछ, जैसे हमें दो समीकरण दे रखी हैं और दोनों समीकरणों का एक हल ऐसा आना चाहिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं दोनों इस समीकरण युग्म का ये हल है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम दो समीकरण पहले लेते हैं, x + 3y = 6। मान लिया हमने दो इक्वेशंस ले रहे हैं, समीकरण ले रहे हैं। पहली समीकरण ले रहे हैं x + 3y = 6 एंड दूसरी समीकरण ले रहे हैं हम 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ओके, अब कितना 2x - 3y = कितना है? = 12। ओके, अब हम देखेंगे इसके हम सॉल्यूशन से निकालते हैं, हल निकालते हैं। टेबल बना के हमने कैसे इसके हल निकालना कैसे आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। तो पहले टेबल बनाते हैं, x और y पर, x की अलग अलग वैल्यू पर हम x और y के मान देखेंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही देखेंगे, लेकिन अब इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन होगी, जो इनका मतलब जो हल इनका कॉमन होगा, जो दोनों का हल होगा, वही इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस समीकरण के लिए x और y के मान। ओके, इधर हम लिख लेते हैं x, इधर लिख लेते हैं y। ओके, इक्वेशंस बना ली हमने। ओके, ये बन गई इक्वेशंस। अब x = सबसे पहले 0 पर हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। ओके, y की वैल्यू 2 कैसे आ गई? अभी लिखते नहीं है, x = 0 पर पहले देखते हैं। x = 0 पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से x + 3y = 6, तो 3y इस तरफ और 6 - x, और y यहीं रोक लिए, तो 6 - x/3 ये क्या आएगी? y की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हम यहाँ पर x = 0 रख रहे हैं, तो x = 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6। अब x = हम रखते हैं 3। ओके, x = 3 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x = 3 पर हमें y की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिलेगी, x = 3 रखो यहाँ पर, तो 6 - 3 कितने हो गए? 3/3, यानी कि 1 मिल जाएगी x = 3 पर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, x = 6 पर वैल्यू देखेंगे। x = 6 पर हम ऐसे पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये x जो है 0 लिया तो y की वैल्यू इतनी, x = 3 लिया तो y की वैल्यू इतनी, x = 6 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x = 6 पर y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 6 रख देंगे तो 6 - 6 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ गई। ओके, अब x = -3, x = हम क्या ले रहे हैं? -3 पर। x = -3 पर हम जब इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो x की जगह -3 रखो, यानी कि यहाँ पर तो माइनस पहले ही से ऑलरेडी है, तो 6 माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3।
और 6 में 3 जोड़े कितने हो गए 9, 9/3 तो 3 तियाँ 9। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। ओके, हमें क्या मिल गई एक समीकरण की जो है वैल्यूज़ मिल गई। ओके, एक समीकरण को हमने हल कर लिया। एक समीकरण के हल कितने मिल गए यानी कि 0,2 x = 0 और y = 2 पर एक समीकरण का इसका हल होगा। ठीक है, ऐसे ही हल तो बहुत होंगे डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों समीकरण का एक ऐसा हल निकालना है जो दोनों में कॉमन हो, वही क्या कहलाएगा इस समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ से अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे पॉइंट जो है वो सेम लेंगे, x की वैल्यू सेम लेंगी उन पर, जिस पर हमें y की वैल्यू सेम मिल गई तो वही क्या है इसका हल होगा इस समीकरण का। ओके, तो इस तरफ x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं 1 2 3। ओके, इसकी यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो 2x - 3y = 12 और 3y को उधर ले गए, 2x - 12 = 3y, तो y = कितना आ गया 2x - 12 अपॉन x 12/3। तो हम x = सबसे पहले 0 पर देखते हैं, x = 0 पर यहाँ पर 0 रख दिया, x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर 0, तो ये तो 0 हो गया, 3 चौक 12 यानी कि -4। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 रखो यहाँ पर, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो -6 बचेंगे यहाँ पर, -6/3 तो 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के कितने आ जाएंगे 2। देखो सॉल्व करके देखते हैं, x की जगह हमने कितने रख दिए 3 रख दिए, तो 2 × 3 - 12/3, 2 3 6 प्लस के 6 और माइनस के 12, तो कितने बचे -6/3, 3 2 जा 6 हो गए, लेकिन ये माइनस के, तो माइनस के कितने 2 आ गए। ओके, अब ऐसे ही देखते हैं हम x = 6 पर, x = 6 रखो इस समीकरण में, x = 6 रखो तो 6 दूनी 12, 2 गुणा 6, x की जगह 6 रख दिए -12/3, तो 6 दूनी 12 प्लस के 12 माइनस के 0/3 यानी कि कितने आ जाएंगे, वो तो 0 आएगा 0/3, तो 0। अब देखिएगा ये एक पॉइंट हमें कॉमन मिल रहा है शायद, 6,0 यहाँ भी है, 6,0 यहाँ भी है, तो यानी कि अब हम आगे नहीं निकालेंगे, इतना ही निकाल देते हैं। अब हमें क्या है इन दोनों समीकरणों में हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट जो है वो हमें कॉमन मिल रहा है, इसका जो 6 यहाँ से 6,0 और 6,0 यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये x की, ये 0 किसकी वैल्यू है y की, ये किसकी वैल्यू है x की, एंड 0 किसकी वैल्यू है y की। तो यहाँ पर हमें जो है एक पॉइंट हमें क्या मिल गया कॉमन, इन दोनों समीकरणों के हल में हमें एक ऐसा हल मिला जो इन दोनों समीकरणों को क्या है सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो इन दोनों समीकरण युग्म का हल क्या है, यानी कि x = 6 एंड y = 0। ये दो ऐसे हल निकल गए इनके कि ये हल पे ये दोनों समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएंगी, तो वही क्या कहलाएगा समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया समीकरण युग्म का हल क्या होता है। समीकरण युग्म का हल वो होता है जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा हल जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करे वो इस समीकरण युग्म का हल कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे और पढ़ते हैं, आगे और पढ़ेंगे तो क्या होगा। अब मान लो हमें दो समीकरण दे रखी हैं, ओके, और हमसे पूछा है, अब ये तो चलो हमने देख लिया, इसका ये तो समझने के लिए हमने निकाला, इसका क्या है एक हल है, ओके, इसका हल हमने निकाल लिया, ये तो हमने अपने समझने के लिए निकाला। अब हमें कोई दो समीकरण दे रखी हैं, हमसे बोला है कि भाई इसके हल बताओ, इसके कितने हल हैं, इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं। तो कितने हल हैं भाई, हम बार बार टेबल बना के और वैसे निकालते थोड़ी ना रहेंगे, क्योंकि रैखिक एक जो दो चर में रैखिक समीकरण है उसके तो बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं।
तो हम भाई टेबल बना के थोड़ी ना निकालते रहेंगे कि कितने पॉइंट कॉमन है, हम फिर इतने पॉइंट हमें इतने बिंदु मतलब कॉमन मिल रहे हैं तो इसके इतने हल हैं, तो ऐसे तो हल हमें निकाल ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो अब हम उन कंडीशंस को पढ़ेंगे। ठीक, अब हम मान लेते हैं 2 समीकरण हम ले लेते हैं, 2 समीकरण मान लिया। फर्स्ट समीकरण हम ले रहे हैं, पहली जो समीकरण ले रहे हैं वो ले रहे हैं a1x + b1 y + c1 = 0। ये क्या है, रैखिक समीकरण। दूसरी समीकरण हम ले लेते हैं वेयर, हम लिख ले रहे हैं वेयर a1² + a2² जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरी समीकरण हम ले रहे हैं, दूसरी समीकरण ले रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर भी क्या है, सेम कंडीशन की a2² + b2² जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो है a1, a2, b1, b2 ≠ 0 नहीं होने चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर ये हमें समीकरण 2 दे रखी हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी समीकरण जो है a2x + b2y + c2 = 0। तो अब यहाँ से हमें जो है वो 3 कंडीशंस मिलती हैं। कितनी कंडीशन मिलती हैं, 3। तो कंडीशन नंबर 1 को पहले हम ठीक से पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, इफ a1/a2 ≠ b1/b2। अगर हमें ये कंडीशन मिल रही है, हमें 2 समीकरण दे रखी हैं, मान लीजिए उन 2 समीकरणों में, यानी कि a1 क्या है, x का गुणांक है, b1 क्या है, y का गुणांक है पहली समीकरण में, c1 क्या है, अचर पद है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी समीकरण में लेते हैं तो a2 क्या है, x का गुणांक है, b2 क्या है, y का गुणांक है, c2 क्या है, ये अचर पद है। तो हमें अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कि हम सॉल्व करते हैं a1/a2 और b1/b2 को जब सॉल्व करते हैं और ये दोनों जो है इक्वल नहीं आते हैं, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो रेखाएं पता है कैसी होंगी, रेखाएं जो है, अब ये क्या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन ही तो बनती है। तो इसमें क्या होगा, रेखा जो है, तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि इन 2 समीकरणों की जो ग्राफ पर क्या है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा आता है। ठीक है, तो जब सरल रेखा आता है, तो अगर कंडीशन हमें ऐसी मिल रही है कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो इस स्थिति में जो समीकरण होगी, समीकरण की जो रेखा होगी वो ग्राफ पर एक बिंदु पर काटेंगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ पर। जैसे मान लीजिए, ग्राफ से समझाते हैं, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। अब हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट समीकरण है, यानी कि पहली वाली समीकरण है, ये मान लेना है किसकी रेखा है, ये रेखा है a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण की ये रेखा है। ओके, मैं चौक ले लेता हूँ, चौक हो गया ख़त्म। और दूसरी रेखा है वो ये है, ये मान लेते हैं हम किसकी रेखा है, ये दूसरी समीकरण जो तुम्हारी है a2x + b2y + c2 = 0 की रेखा है। अब हमने क्या बोला, अगर कंडीशन आपको ऐसी मिल रही है कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो इस कंडीशन में जो रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एक पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इसने प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट, यानी कि काट दिया एक दूसरे को। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट दोनों रेखाओं में क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं k, m। ओके, इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं k, m, जहाँ पर दोनों ने इसे क्या है, इसे दोनों ने प्रतिच्छेद किया है जिस बिंदु पर। तो ये क्या होगा, ये इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों का x = k and y = m पर
ये दोनों समीकरण क्या है, सेटिस्फाई होंगी। अगर हमें कंडीशन ऐसी मिल रही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण युग्म के कितने सॉल्यूशन आते हैं, कितने हल आते हैं, सिर्फ एक हल आता है। ओके, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ओके, अब कंडीशन नंबर 2 आती है। ठीक, अब हम स्टडी करते हैं कंडीशन नंबर 2 के बारे में। कंडीशन नंबर 2, अगर हमें क्या है, अगर हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि a1/a2 इज बराबर आता है b1/b2 के, और ये तीनों मतलब तीनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है तो दोनों समीकरणों की रेखा पता है कैसी होती हैं। ये ग्राफ हमने ले लिया, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लेते हैं ये रेखा जो है वो पहली समीकरण की है, ठीक है। तो जो दूसरी समीकरण की जो रेखा आएगी वो इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर, यानी कि संपाती होगी, बिल्कुल इसके संपाती मतलब कोइंसिडेंस रेखा होगी, जो इसके बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो दूसरी समीकरण की भी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। हम इतना ध्यान रखेंगे, अगर हमें कंडीशन ऐसी मिल रही है, पहले दोबारा बनाते हैं, ध्यान से समझिए। अरे यार, रोज रोज चौक टूट जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें कंडीशन ऐसी मिल रही है तो इनकी रेखा कैसी आएंगी, एक रेखा आ गई ये, ठीक है, ये मान ली पहली समीकरण की रेखा, तो दूसरी समीकरण की भी रेखा इसी के ऊपर आएगी, यानी कि दूसरी समीकरण, चौक दूसरा लेता हूँ, दूसरी समीकरण की रेखा भी इसी के ऊपर आएगी। ओके, एक दूसरे को क्या है, ये कोइंसाइड कर देंगी, और इस तरह ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। ओके, तो इसका कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी बिंदु ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी बिंदु ले लो, क्या है, दोनों कॉमन है ना, दोनों, हर बिंदु कॉमन है इनके लिए, दोनों रेखाओं के लिए तो हर बिंदु कॉमन है, हर बिंदु कॉमन है। तो क्या है, इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो हम ये ध्यान रखेंगे। और इनका ग्राफ कैसा बनता है, इनका ग्राफ बनता है इस तरह से। ओके, और अब कंडीशन नंबर हम 3 देखते हैं। कंडीशन नंबर कंडीशन नंबर 3, अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि a1, खराब चौक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें a1 जो है वो a2 के तो इक्वल है, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन जो c1/c2 है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनकी जो रेखाएं आएंगी इन समीकरणों की, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इनकी रेखाएं आएंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। मान लिया ये जो है ये पहली समीकरण की रेखा है, और ये जो है दूसरी समीकरण की रेखा है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 की रेखा है इस वाली की, और इस वाले की ये रेखा है ये। तो अब ये बताइए, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहीं पर काटा, कहीं पर इनने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया या कोइंसाइड किया, कहीं पर एक दूसरे को नहीं किया ना, तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। हम मान लिए ये पॉइंट मार्क करेंगे तो ये पॉइंट क्या इस रेखा पे है, नहीं है ना, या फिर इस रेखा पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया तो वो इस रेखा पर है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका जो है कोई भी हल नहीं होगा। ओके, अगर कंडीशन ऐसी मिलती है तो हम देख लेते हैं हमने कितनी कंडीशंस पढ़ ली इस समीकरण के लिए, 3 कंडीशंस, उसे एक बार समराइज करते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ओके, हमने कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन जो पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन पढ़ी, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन जो रेखाएं हैं
वो एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट कर देंगी और उसका कितना सॉल्यूशन होगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ। इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक बार देख लेते हैं। एक्स बाई ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। ये रेखा क्या हो गई, ये हमारा कॉमन पॉइंट मिल गया। ओके, के एम जिसे हमने नाम दे दिया। सेकंड जो थी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इस कंडीशन में क्या होगा, इसके क्या होंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। ओके, और इसका ग्राफ जो कैसा बनेगा, ये रेखाएं क्या है कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे को। ये बाई एक्सिस है, ये एक रेखा है, तो दूसरी समीकरण की रेखा भी क्या आ जाएगी इसी के ऊपर, और इसका हर पॉइंट क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड कंडीशन जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है, थर्ड कंडीशन है वो हमने पढ़ी, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हैं, तो ऐसे में जो है रेखाएं वो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सॉरी समांतर होंगी, हिंदी में बोल देता हूँ। बाई एक रेखा दूसरी रेखा, ये क्या है समांतर होंगी। तो यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं आएगा इस स्थिति में। ओके, तो तीनों कंडीशन पढ़ ली हमने, और अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो एक बार उसे ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले जो है वो हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान ली कोऑर्डिनेट x1, y1, किन्हीं दो बिंदु के निर्देशांक, और x2, y2, हमें ये कोई मान लिया प्लेन है, ये कोई ग्राफ है x एंड y, तो यहाँ पर मान लिया ये कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है ये है x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट जो दे रखा है हमें दे रखा है x2, y2। तो इन दो बिंदुओं, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी क्या हो गई, ये दूरी हो गई ना, तो ये दूरी कैसे निकालते हैं, d इजिकल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये अभी सवाल में ज़रूरत पड़ेगी जो मैं सवाल कराऊंगा। ओके, हो गया। अब देखिए हमारा जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल 100% बोर्ड में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यही सवाल चुना है। बहुत ध्यान से समझेंगे। हमें दे रखा है एक समीकरण है, क्वेश्चन है, हमें एक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी समीकरण जो दे रखी है, हमें दूसरी समीकरण दे रखी है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमसे बोला है कि इसके युग्म का जो है, इसके युग्म का आलेख बनाइए, ठीक, इसके युग्म का, यानी कि जो इससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे उनसे हमें क्या बनाना है, आलेख, यानी कि ग्राफ बनाना है, ठीक है। और जहाँ पर इन दोनों समीकरणों की रेखा काटेंगी और उससे x यानी कि आलेख बनाइए, इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x अक्ष को जहाँ पर, यानी कि ये जो रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी, तो इन दोनों रेखाओं के और x अक्ष के बीच जो कॉमन रीजन, यानी कि जो कॉमन भाग आएगा, जैसे मान ली ये एक x y ये है, एक रेखा मान लिया ये गई और एक रेखा ये गई, ठीक है। तो पहली समीकरण की रेखा हम मान ले रहे हैं ये है, दूसरी समीकरण की रेखा ये है, तो इसने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, यहाँ पर। अब इससे जो इतना जो ये जो रीजन आ रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ओके,
समझ में आया क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग हम बिंदु देख ले, इनके अलग अलग हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहली समीकरण के लिए x और y का, ये x ये y, सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, हम x इजिकल टू 0 पर देखते हैं। x इजिकल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू पहले निकालते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं। तो x प्लस 2 इजिकल टू y आ गया। तो y की वैल्यू x इजिकल टू 0 पर y की वैल्यू 2। ओके, x इजिकल टू 2 पर अब देखते हैं, x इजिकल टू 2 पर, तो यानी कि x की जगह 2 रख दे रहे हैं, x इजिकल टू 2 पर y की वैल्यू 4। ओके, नाउ x इजिकल टू -2 पर देखते हैं, यानी कि x इजिकल टू -2 पर x की जगह -2 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी वाली के लिए, दूसरी इक्वेशंस के लिए दूसरी इक्वेशन क्या है उसके लिए, ये तो फर्स्ट के लिए टेबल हो गई। ये अब हम बनाते हैं सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं, ये x ये y। तो सबसे पहले हम देखेंगे x इजिकल टू, यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं, तो 4x - 4 बराबर y। ओके, तो x इजिकल टू पहले हम 0 रखते हैं, x इजिकल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाती है -4। अब x इजिकल टू 1 पर हम देखते हैं, x इजिकल टू 1 पर हम देखेंगे, x की जगह हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखो यहाँ पर, तो 4 - 4 इजिकल टू क्या हो गया 0 है, यानी कि ये क्या मिला हमें 0। x इजिकल टू 1 पर y की वैल्यू 0 हो गई। अब x इजिकल टू हम 2 पर देखते हैं, x इजिकल टू 2 पर, 2 है -2 पर, x इजिकल टू 2 पर देखते हैं। ठीक है, x इजिकल टू 2 पर कितना आया, ये 2 रखो यहाँ पर, 2 × 2 -4 इजिकल टू y, तो यानी कि 2 दूनी 4, 2 दून, अबे ये क्या हो रहा है यार, x इजिकल टू 1 पर हमने गलत कर दिया ना, x इजिकल टू यहाँ पर कितने रखे 1 पर हमें मिल रहा है 0, यार मैं ही गलत कर रहा हूँ। और 2 पर जो है 2 × 4 होगा ना ये, तो 2 चौक 8 -4 इजिकल टू y, तो ये बच्चे y इजिकल टू कितने आ गए 4। ओके, तो हमें अब दोनों समीकरणों के लिए क्या मिल गई हमें, सॉरी मैंने समीकरण ही मिटा दी, सवाल से लिखते हैं समीकरण। 4x - y - 4 इजिकल टू 0, 4x - y - 4 इजिकल टू 0, ये थी इक्वेशन हमारी। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर हम पॉइंट, ये 0,0 ओरिजिन है, मूल बिंदु। अब यहाँ पर लेते हैं 1 हम नाप के ले लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें ग्राफ सही चाहिए ना बिल्कुल। 2 3 and 4 and 5, ऐसे यहाँ पर हम नाप लेते हैं 1 2 3 and 4, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी नाप लेते हैं, नहीं यहाँ पर 1 2 3, ओके, नंबरिंग कर लेते हैं। ये इस तरफ -1 -2 एंड -3, ओके, क्योंकि ये x डैश है एक्सेस,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, यानी कि माइनस में। तो यहाँ पर भी नाप लेते हैं, यहाँ पर भी हम बिंदु लगा लेते हैं, यानी कि -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ -2 कहाँ मिलेगा वाई एक्सिस पे, यहाँ -3 वाई एक्सिस पे, यहाँ एंड -4 वाई एक्सिस पे यहाँ मिलेगा। ओके, तो हम इसे नंबरिंग करते हैं, -1 -2 -3 एंड दिस इज -4। अब हम इनके पॉइंट देखते हैं यानी कि पहली वाली के लिए 0,2 एक्स एक्सिस पे कितने चले हैं, यानी कि एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 एंड वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2। तो यानी कि 0,2 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या पॉइंट है, 0,2। ये बिंदु जो है वो 0,2 है फर्स्ट समीकरण के लिए। सेकेंड हम देखते हैं -2,0 पर, यानी कि x की माइनस डायरेक्शन में चला है, यानी कि और y = 0। x पे तो हमने कितना चल लिया -2, लेकिन y पे कितना 0। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो अब हम इससे क्या बना देंगे, एक सरल रेखा। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये किसकी बन गई सरल रेखा, ये बन गई हमारी, तो ग्राफ तो और ऊपर तक जाएगा यार। तो ये बन गई हमारी किसकी सरल रेखा, बन गई पहली समीकरण की। अब दूसरी समीकरण की बनाते हैं हम 0,4, यानी कि 0,-4 को मार्क करते हैं। 0, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 0, लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन में कितने 4। तो यहाँ पर मिलेगा ना हमें 0,-4 वाला पॉइंट कौन सा है, यही तो है, ये वाला पॉइंट। ओके, अब हम एक दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये 1,0, यानी कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 0। तो ये पॉइंट होगा 1,0, ये वाला। अब इन सबको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तिरछा जा रहा है, ये क्या बन गई, लेकिन ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, ये देखिए, इससे हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे तो ये 2, यानी कि x एक्सिस पे कितना चला है 2, बट y एक्सिस पे हमने कितना चला है 4। तो ये 4,2 ये पॉइंट है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया था, अब इसे इसे A नाम दे देते हैं, इसे B, इसे C एंड इसे D। ओके, अब हमारा पॉइंट का कोई काम नहीं रह गया, तो इन्हें क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं इन्हें। अब हमारा जो मेन काम है, हमसे किसका क्षेत्रफल पूछा था, हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उससे जो x अक्ष का, यानी कि x अक्ष से इतना जो भाग घिरा है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो हमें कितने का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। एक बार मैं क्वेश्चन अभी फिर से पढ़ दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि हमें निकालना क्या है। ओके, सो नाउ आई रिपीट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एक हमें समीकरण दे रखी थी x - y + 2 = 0, और एक हमें समीकरण दे रखी थी 4x - y - 4 = 0। हमसे बोला था कि युग्म का आलेख खींचिए, इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। x अक्ष क्या है, यही तो है, और खींची गई रेखाएं क्या हैं, ये और ये। तो ये x अक्ष और इससे खींची गई रेखाओं से त्रिभुज बनना है, वो ये बनना है, उसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या है, यहाँ से डाल लिया लंब। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब या ऊंचाई, शीर्षलंब क्या, शीर्षलंब होता है ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर शीर्षलंब तो है नहीं,
ये तिरछा है ना, ये लंब थोड़ी ना है। लंब क्या होता है, एकदम सीधा होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री का ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 90 डिग्री से कम है एंगल। तो हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब ना, हम यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल लेंगे जो किस पॉइंट पर मिलेगा, जो पॉइंट पर मिलेगा 2,0। ओके, x पे 2 और y पर 0, यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा 2,0। अब हम क्या करते हैं, अब हमें त्रिभुज का ये फॉर्मूला पता है, त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा, हमें क्षेत्रफल मिलेगा इतने रीजन का। अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो ABC, यानी कि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम इतने का क्षेत्रफल घटा दें DBC, जिसका हमें नहीं चाहिए, तो उतने का हम अगर घटा दें पूरे में से निकाल के, तो इतने का बच जाएगा, इतने का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है कि हमें त्रिभुज कितने का क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना है त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे मिलेगा, त्रिभुज ABC, यानी कि ABC पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, DBC के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब इसका अलग अलग क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। अब आधार कितना है, आधार ABC, आधार AB है, लेकिन AB की हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है ना, हमें निर्देशांक पता है इसके। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था कि D बराबर 2 बिंदुओं के निर्देशांकों के बीच दूरी हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो x2 यानी कि x2 2 मतलब 2 माइनस x1 यानी कि ये माइनस पहले ही से, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर भी 0 है, y2 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, d इजिकल टू आ गया ये 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो d इजिकल टू कितना आ गया 4। यानी कि AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 4 है। ओके, 4 एंड ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, अब शीर्षलंब यानी कि आधार गुणा ऊंचाई या शीर्षलंब, तो शीर्षलंब की वैल्यू निकालेंगे x2 यानी कि 4 माइनस 2 x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 सीधे डाल। जो हमारे पॉइंट जो हैं वो गलत लिख गए यहाँ पर, 2,4 होगा। x पर हमने कितना चला है 2, ये देखिए x पर हमने कितना चला है 2 और y पर चला है 4, तो ये पॉइंट हमारा उल्टा लिख गया था, इसे आप संभाल लेंगे, 2,4 कर लेंगे। ओके, 2,4 कर लेंगे। अब हम निकालते हैं इसका BC, हमें क्या चाहिए BC यानी कि ऊंचाई, तो हमें चाहिए BC, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो d इजिकल टू कितना, ये तो 0 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और अंडर रूट है तो 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 दूनी तो 4 दूनी 8 वर्ग इकाई। ओके, अब हम किसका निकालते हैं, अब हमें त्रिभुज DBC इसका निकालते हैं। नाउ अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज DBC का, तो 1/2 आधार कितना है, आधार DB है, तो DB यानी कि DB हम यहीं से निकाल रहे हैं, ये 1 ये 2, तो यानी कि कितनी दूरी है इसके बीच की, एक ही तो दूरी है 1, और BC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी 4, तो 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल कितना आ गया 2 वर्ग इकाई। अब ओके, अब इक्वेशन 1 से देखेंगे, इक्वेशन 1 से नहीं, हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है, त्रिभुज ADC, हमें कितना चाहिए ADC, इतने का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज ABC
ए बी सी यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से हम डी बी सी को घटा देंगे ना, तो पूरा क्षेत्रफल हमारा कितना है 8, और हम निकाल दें त्रिभुज ए डी सी का चाहिए, तो पूरा क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का कितना है 8 और -2, तो ये 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। तो गाइस इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये हमारा आंसर आ चुका है 6 वर्ग इकाई, जो यानी कि खींची गई रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरा हुआ जो रीजन है, जो त्रिभुज है, उसका हमें क्षेत्रफल चाहिए था। तो हमने क्या किया, इस तरह से इस वे में हमने क्वेश्चन किया और हमारा क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग इकाई। तो ऐसे सवाल आए तो आपको इस तरह से करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। मुझे भी लग रहा है मैंने काफ़ी अच्छा समझाया है। तो आपको अगर समझ में आया वो लेक्चर तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा, अकेले ही मत पढ़िए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।